जिंदगी में कुछ वाकयात ऐसे रोनुमा होते हैं जो जिंदगी का मतलब बदल कर रख देते हैं। मैं शॉपिंग करके घर के लिए निकली तो वापसी पर काफ़ी रात हो चुकी थी। मैंने सोचा अम्मी परेशान हो रही होंगी, इसीलिए शॉर्टकट रास्ते से घर जाती हूँ। मैं ये प्रोग्राम बनाते हुए गाड़ी को दूसरे रास्ते पर मोड़ चुकी थी। अचानक थोड़ी दूर जाकर मेरी गाड़ी को एक झटका लगा और वो बंद हो गई। मैंने स्टार्ट करने की कोशिश की मगर बेसूद। मुझे झंझलाहट हुई कि सही चलते चलते गाड़ी को पता नहीं क्या हो गया है। बाहर निकलकर देखा तो बोनट से धुआं निकल रहा था। मुझे उस वक्त शदीद गुस्सा आया कि मैं शायद ड्राइवर को साथ ले आती। मुझे तो गाड़ी ठीक करनी नहीं आती। मैं भी इसी कश्मकश में थी कि अब क्या करूं। तब अचानक किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। रात का वक्त, सुनसान रास्ता, मैं अकेली वहां पर मौजूद। ऊपर से किसी अनजान का हाथ खुद पर महसूस करके मेरे माथे पर पसीने के कतरे नुमुदार हुए। मैं हिम्मत करके पलटी तो मेरे सामने ही अजीब सी शक्लो सूरत की औरत मौजूद थी। पल भर को मेरी चीख निकल गई। मैंने खुद को उस औरत से दूर किया और गौर से देखा तो उसका लिबास आलूदा था। मुझे वो गौर से देख रही थी। एक तो मैं पहले ही परेशान, ऊपर से उस औरत का मुझे खामोशी से घूरना मेरा ज़ब्त आजमा रहा था। मैंने पूछ ही लिया कि क्या मसला है, क्यों घूर रही हो। मेरे सवाल करने पर उसने रोते हुए कहा, बाजी मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं, उन्होंने कुछ नहीं खाया, कुछ पैसे दे दो, मेरी मदद कर दो। मैं समझ गई कि यह औरत फकीरनी है और इस रास्ते पर लोगों को रोककर मांगती होगी। मेरी हालत उस वक्त किसी भी तरह की कोई मदद करने वाली नहीं थी। मैंने उस औरत को झिड़कते हुए कहा कि तुम हट्टी कट्टी हो, खुद काम करके क्यों नहीं कमाती हो। बच्चों को पैदा करने का शौक है तो पालो भी, यूं भीख मांग कर कब तक पूरा करोगी। मेरी बात सुनकर उस फकीरनी ने कहा, ऐ बीबी, अगर मदद नहीं करनी तो ना कर, मगर ये दौलत की धौंस ना जमा। बड़ा गरूर है ना तुझे इस दौलत का। खुदा तुझे एक एक पैसे से मोहताज करते, तुझ पर खुदा का अजाब नाजिल हो। जिस तरह मैं मुसीबत पीट रही हूँ तू भी ऐसे ही दर दर भटके। मैं तो उस औरत के बदलते तेवर देखकर हैरान थी कि कैसे औलाद के लिए रो रही थी और अब मुझे बद्दुआएं देने पर उतर आई है। मुझे कोसती हुई वो सीधा चलती हुई न जाने कहाँ गुम हो गई। मैं तो इसी हैरानी में मुब्तला थी कि कैसे इस औरत ने मुझे क्या क्या बोल दिया। मैंने कोई गलत बात नहीं की थी। आज के दौर में कब तक मांग कर खाएगी। उफ, मैं भी किस मसले में उलझ गई। मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की। अचानक पता नहीं कहाँ से एक गाड़ी मेरी कार के मुकाबिल आकर रुक गई। उस गाड़ी की ब्रेक लगी, वरना बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता। मैं गहरे गहरे सांस लेने लगी। मुझे यहाँ कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। उस गाड़ी का दरवाज़ा खुला और पहलवान जैसा मर्द बाहर निकल आया। मेरी छठी हिस्स ने मुझे खबरदार किया। मैं बरक रफ्तारी से अपनी गाड़ी में बैठी और जन करके गाड़ी स्टार्ट की। मैं बहुत तेज़ रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए उस इंसान और उसकी गाड़ी से दूर निकल आई। लेकिन जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, मेरी सच में जान हवा हुई। वो इंसान उसी जगह पर खड़ा होकर मेरी गाड़ी की जानिब देख रहा था। मुझे तजस्सुस हुआ कि अगर उसके इरादे ठीक नहीं थे तो ये वहीं रुक क्यों गया था। मेरा पीछा भी तो कर सकता था। मगर मैंने ये सोच झटकी और जान बच जाने की खैर मनाई। दिल में तहैया कर लिया था कि आइंदा मैं कभी इस रास्ते से सफ़र नहीं करूँगी। मैं हाँफती हुई घर में दाखिल हुई। अम्मी और मेरी छोटी बहन मुझे ऐसे देखकर परेशान हो गई। मैंने उनको वो वाक़यात बताना मुनासिब ना समझा और झूठ बोल दिया कि मेरा एक्सीडेंट होते होते बच गया। अम्मी ने तो फ़ौरन सदका दिया और मुझे मना किया कि आइंदा खुद नहीं चलानी गाड़ी, घर में ड्राइवर है, उसके साथ जाना है। मैंने भी अम्मी को परेशान देखा तो हामी भर ली। आराम का कहकर मैं अपने कमरे में चली आई, मगर बिस्तर पर लेटते ही वो सारी सूरत हाल मेरी आंखों के सामने गर्दिश करने लगी। मैं ना चाहते हुए भी ये सोचने पर मजबूर थी कि क्या था ये सब। मुझे लगा शायद मैं इस बारे में ज़्यादा ही सोच रही हूँ। अगले दिन मैं उठी तो हमारे घर में एक नया मुलाजिम आया था। वो घर के कामकाज के लिए नहीं था, बस एमरजेंसी में अगर कोई भी काम हो तो उससे करवाना था। उम्र में कोई 20 या 23 साल का होगा। मैं जब नाश्ते के लिए गई तो इल्म हुआ कि अब्बू शहर से बाहर गए हैं। नाश्ते पर अम्मी और मैं थे, छोटी बहन कॉलेज गई थी। मैं और अम्मी नाश्ते के दौरान हल्की फुल्की बातें कर रहे थे। अचानक अम्मी ने मुझसे कहा कि अब ये लड़का तुम्हारे साथ जाया करेगा। मैंने अम्मी को हैरत से देखा और कहा कि अम्मी, मगर मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अम्मी ने कहा, नहीं बेटा, आजकल के हालात ठीक नहीं हैं और तुम यूनिवर्सिटी से रात तक फारिग होकर घर आती हो। मुझे बहुत फिक्र होती है और सच पूछो तो इसको मैंने तुम्हारे लिए ही काम पर रखा है। मैंने अपनी माँ की फ़िक्र को महसूस करते हुए कहा, अम्मी आप परेशान ना हो, आपकी बेटी अपनी हिफाजत खुद कर सकती है। मगर अम्मी अटल लहजे में बोली, नहीं बेटा, बस मैं कुछ नहीं सुनूंगी, अब से ये तुम्हारे साथ आया जाया करेगा। मैं कुछ सोचते हुए चुप हो गई। तैयार होकर मैं घर से निकलने लगी थी जब अम्मी की आवाज़ ने मेरे पाँव जकड़ लिए। बेटा जाओ बहन के साथ।
اور امی کا حکم ملتے ہی میرا وہ زبردستی کا بھائی میری گاڑی میں سوار تھا۔ پورا راستہ مجھے الجھن ہوتی رہی۔ میں 2 سال سے یونیورسٹی میں تھی۔ ابو نے سہولت کے لیے گاڑی لے کر دی تھی۔ اکیلے آنے جانے کی عادت تھی۔ آج اس شخص کی موجودگی میں مجھے عجیب سی الجھن ہو رہی تھی، اور یہ بھی ڈھیٹ تھا۔ کوئی اور ہوتا تو میری اور امی کی باتیں سننے کے بعد کبھی بھی میرے ساتھ نہ آتا۔ آج تو راستہ بھی کافی لمبا ہو گیا تھا۔ اللہ اللہ کر کے یونیورسٹی آئی۔ میں تو چابی اس کو دے کر جلدی سے اندر یونیورسٹی میں چلی گئی۔ میرے دوست اگر اس عجیب سے گارڈ کو دیکھ لیتے تو میرا مذاق بن جاتا۔ سب یہاں ہائی کلاس کے لوگ تھے۔ ان کو یہ ماں باپ کی توجہ نہیں، اولاد پر پابندیاں لگتی تھیں۔ میں نے دروازے کی اوٹ سے جھانک کر دیکھا تو وہ لڑکا جا چکا تھا۔ میں لائبریری میں جا کر اپنے نوٹس بنانے لگی۔ میں کام میں اتنی مگن تھی کہ باہر موسم خراب ہونے کا علم پتہ ہی نہیں چل سکا۔ امی کی کال آنے پر مجھے علم ہوا کہ وقت زیادہ ہو گیا ہے، اور اس سے بڑی حیرانی کی بات یہ تھی کہ وہ لڑکا میرا یونیورسٹی کے باہر گاڑی میں انتظار کر رہا ہے۔ میں نے امی کو کچھ نہیں کہا اور خود کلامی کرتے ہوئے اپنا بیگ لے کر پارکنگ ایریا میں چلی گئی۔ امی کے بتانے کے مطابق وہ لڑکا سر جھکائے کھڑا تھا۔ مجھے آتے دیکھ کر گاڑی کا دروازہ کھولنے لگا۔ میں نے اس کو ڈپٹتے ہوئے کہا، یہ گاڑی میری ہے اور امی نے تمہیں میرے سر پر زبردستی مسلط کیا ہے۔ تم میرا ڈرائیور بننے کی کوشش نہ کرو۔ میرے یہ سب کہنے کے بعد بھی اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں خود ہی جلتی کرتی گاڑی چلانے لگی۔ میں جانتی تھی یہ غریب طبقے سے تعلق رکھتا ہے، اور غریب لوگوں کو پیسے سے مطلب ہوتا ہے۔ انہیں یہ ذلت، عزت، ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان لوگوں کے لیے عزت نفس نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تبھی کام کرنے کے ساتھ ساتھ یہ اپنے مالکوں کی 1000 باتیں بھی سنتے ہیں اور کچھ کہتے تک نہیں ہیں، مگر وہ لوگ ان پر ترس کھاتے ہوں گے۔ میں ایسی نہیں تھی۔ میں اس شخص کی موجودگی میں نہ جانے کیوں خود کو قید محسوس کر رہی تھی۔ یہ واپسی کا سفر گزرا تو میں نے سوچ لیا کہ گھر جا کر ابو سے کہوں گی کہ اس اسرائیل کو میرے سر سے ہٹائیں۔ کوئی قیامت نہیں آ رہی ملک میں جو مجھے خطرہ ہوگا۔ میں سخت بدمزہ ہو کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ شام کو ملازمہ کے بلانے پر میں نیچے امی کے کمرے میں گئی۔ امی اور میری چھوٹی بہن محو گفتگو تھی۔ مجھے دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ میں نے پوچھا، کیا بات ہے، آپ لوگ چپ کیوں ہو گئے؟ میری بات سن کر میری چھوٹی بہن نے جواب دیا، ارے آپی یہ چھوڑیں اور یہ بتائیں کہ آپ کا باڈی گارڈ کیسا ہے۔ اس انسان کا ذکر سن کر میرے منہ کے زاویے بدل گئے، جسے دیکھ کر میری بہن کی ہنسی نکل گئی۔ امی نے اس کو ڈانٹتے ہوئے کہا، بیٹا ایسے کسی پر نہیں ہنستے ہیں، اور مجھ سے مخاطب ہوئی کہ تمہیں کیوں اس سے چڑ ہو رہی ہے، بیچارہ اتنا شریف اور بھولا بچہ ہے۔ میں نے کہا، امی مجھے نہیں پتا وہ بھولا ہے یا نہیں، بس میں کل سے اس کے ساتھ یونیورسٹی نہیں جاؤں گی اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ امی اس سے پہلے کہ مجھے سمجھا بجھا کر مناتی، میں فوراً کمرے سے باہر نکل آئی۔ مگر کہتے ہیں نا، شیطان کا ذکر کیا اور وہ حاضر۔ وہی ہوا۔ میرے کمرے سے نکلتے ہی وہ لڑکا امی کے کمرے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ مجھے ایک نظر دیکھ کر سر جھکا گیا، اور اس بات سے مجھے کراہیت ہوتی تھی۔ میں جھنجھلاہٹ سے اس منظر سے ہٹ گئی۔ یہ غریب لوگوں کی شرافت میں مکاری ہوتی ہے، یہ بات پتہ نہیں کیوں میری امی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ امی تھی ہی ایسی شریف سادگی پسند عورت، وہ کیا ان چلاک لوگوں کی چلاکی سمجھیں گی۔ ابو ایک بار آ جائیں تو ان سے کہہ کر اس لڑکے کا کوئی بندوبست کرواتی ہوں۔ مجھے پتہ نہیں کیوں یہ لڑکا اس گھر میں کھٹک رہا تھا۔ حالانکہ ہمارے گھر میں 2 اور بھی مرد ملازم تھے، کافی عرصے سے کام کر رہے تھے۔ ان کو دیکھ کر مجھے کبھی ایسا ویسا کچھ محسوس نہیں ہوا، مگر اس کو دیکھ کر نہ جانے کیا کیا وہم دماغ میں گھر کر رہے تھے۔ ان سوچوں نے میرا ذہن بانٹ دیا تھا۔ اتنا اہم پرچہ ہونا تھا میرا، اور میں اس کی تیاری کرنے کے بجائے اس گھر کے نوکر پر غور و فکر کر رہی ہوں۔ گھر میں رہ کر پڑھائی کرنا تو مناسب نہیں تھا۔ میں نے سوچا کیوں نہ اپنی دوست کے گھر جا کر پڑھا جائے۔ میں نے اپنی کتاب اٹھائی اور کمرے سے نکل گئی۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے میں سوچ رہی تھی کہ امی کو بتا دوں کہ میں جا رہی ہوں۔ میں جیسے ہی امی کے کمرے کی جانب بڑھی تو اچانک امی کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ میں جہاں تھی وہیں رک گئی۔ لڑکے سنو، تم میری بیٹی کے ساتھ رہا کرو، وہ جہاں جاتی ہے، جس سے ملتی ہے، کیا کرتی ہے، سب خبریں مجھے دینا۔ تمہیں اسی کام کے پیسے ملتے ہیں، اور ہاں، اس کو تم سے مسئلہ ہے تو ایسی ویسی کوئی حرکت نہ کرنا، ورنہ انجام تمہاری سوچ سے بھی زیادہ برا ہوگا۔ اب تم جا سکتے ہو۔ میں جلدی سے باورچی خانے میں چھپ گئی۔ یہ سب کیا تھا؟ امی اس لڑکے کو ایسا کیوں کہہ رہی تھی؟ میرے اوپر امی کیوں نظر رکھ رہی ہیں؟ یہ کیا منطق ہے؟ اور اس لڑکے کو میرے لیے کام پر رکھا گیا ہے؟ میں خاموشی سے اپنی دوست کے گھر چلی گئی۔
वहाँ पढ़ाई तो हुई नहीं मुझसे, बस अम्मी की बातें जहन में घूम रही थी। अम्मी को ना जाने ऐसा क्या खदशा जाहिर हुआ है जिसकी बिना पर वो मुझ पर पहरे लगा रही थी। मैंने हर लिहाज से इस बात पर खुद को मुत्तफिक करना चाहा कि मुझे मेरी किसी कोताही का एहसास हो जाए, मगर मुझसे कोई हुई हो तो मैं तस्लीम करूँ ना। ऐसे कैसे मान लूँ कि कोई गुनाह सरजद हुआ है। मैं घर जाकर अम्मी से बात करूँगी और सवाल करूँगी कि वो कैसे मुझ पर शक कर सकती हैं। मैंने घर जाकर बात करने का फैसला किया, मगर जैसे ही घर में दाखिल हुई तो टीवी लाउंज में अब्बू को बैठा पाया। मैं बेकरार सी उनके सीने से जा लगी। हाल अहवाल लेने के बाद अब्बू ने मुझे बहुत से तहाइफ दिए जो कि मेरे लिए और मेरी बहन के लिए लेकर आए थे। मैं वो बात भूल गई जो अम्मी से पूछने आई थी। अब्बू ने जब उस लड़के को देखा तो अम्मी से मुखातिब हुए, ये कौन है? अम्मी ने उस लड़के को आवाज़ देकर पास बुलाया और बोली, ये अशरफ है, गांव से आया है। मैंने इसको ऊपर के कामों के लिए रखा है, शरीफ सा बच्चा है। अच्छा हुआ आपने इसको खुद ही देख लिया, मैं तो आपसे मिलवाना भूल ही गई थी। अब्बू ने कहा, अच्छा किया, 100 काम होते हैं, कोई ना कोई मुलाजिम हर वक्त घर में होना चाहिए। मैंने तभी कहा, जी अब्बू, ये मेरे साथ यूनिवर्सिटी भी गया था। अम्मी ने इसको खास मेरी देखभाल के लिए रखा है। अम्मी को शायद उस वक्त इस बात की तवक्का नहीं थी, इसीलिए घबरा कर अब्बू से बोली, नहीं जी, वो तो मैंने इसलिए साथ भेजा था कि आजकल के हालात कुछ ठीक नहीं हैं। बच्ची अकेली जाती है आती है, खुदा ना करे कोई ऊंच नीच हो जाए, बस इसीलिए, वरना। अब्बू बोले, अच्छा सही, मगर मुझे मेरी बेटी पर पूरा यकीन है, वो कभी कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे मुझे या हमारे घर वाले किसी भी इंसान को शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। मैंने मुस्कुराकर अपने अब्बू को देखा जो कि पुरुम्मीद थे। मुझे उस वक्त ऐसे ही किसी दिलासे की ज़रूरत थी और वो मुझे मिल गया। अब अम्मी या उस लड़के के कुछ भी कहने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। अब्बू की बात सुनकर मेरे जहन से सारे गलत फहमियों के जाले हट गए। अगले दिन मैं खामोशी से उस लड़के के साथ ही यूनिवर्सिटी चली गई। मुझे ये बात समझ आ गई थी कि मैं उस लड़के से जितना चिढ़ूंगी, अम्मी उतना ही मुझ पर उसको मुसल्लत करेंगी। और जब मुझे किसी बात का डर नहीं, तो ये क्या इसके घर वाले भी मेरे ऊपर नज़र रखें। काफ़ी खुशगवार दिन गुजरा। फिर अचानक मुझे एक काम से कुछ किताबें लेने दूसरी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी जाना पड़ा। वापसी पर देर हो गई और शहर में पता नहीं क्यों हड़ताल हो गई। मैं तो घबरा गई। सोचा घर फ़ोन कर लूँ, मगर फ़ोन यूनिवर्सिटी में ही रह गया था। मैं उस वक्त परेशान सड़क के किनारे चल रही थी। रात के साए गहरे होने लगे। मुझे खौफ सा महसूस होने लगा। अचानक एक गाड़ी जन करके मेरे सामने आकर रुकी। अगर ब्रेक ना लगता तो मेरा तो आज दम निकल ही जाता। मैं अपने तेज धड़कते दिल के साथ उस गाड़ी को देख रही थी जो मुझे जानी पहचानी लगी। तभी गाड़ी से वो लड़का बाहर आया। मैं उसको देखकर गुस्से में आ गई। तुम्हारी इतनी मिजाल कि मेरी ही गाड़ी मुझ पर चढ़ाने वाले थे। खुद को समझते क्या हो? औकात है नहीं कुछ, गाड़ी मिल गई तो मालिक को ही इससे उड़ा दोगे। वो चुपचाप मेरी बातें सुन रहा था। मैंने जब उसको चुप देखा तो बोली, अब मुंह से कुछ बोलोगे या नहीं? तो वो बोला, बाजी जी वो आपको लेने भेजा बड़े साहब ने, आ जाए। मैंने उससे नहीं पूछा कि उसे कैसे पता कि मैं कहाँ हूँ, क्योंकि मैं जानती थी वो मेरे यूनिवर्सिटी में जाने के बाद तक वहीं दूर खड़ा होकर मेरा इंतज़ार करता है और आज भी मेरे पीछे ही दूसरी यूनिवर्सिटी में आया था। मैं अपनी सोचों में गुम थी जब अचानक उस लड़के ने गाड़ी घर की जानिब जाने वाली सड़क के बजाय दूसरी तरफ मोड़ ली। मैं एकदम होश में आई और बोली कि ये घर का रास्ता नहीं है। तो उस लड़के ने कहा, शहर में हालात ख़राब हैं, रास्ते सारे बंद हैं, इसी रास्ते से जाना होगा। मैं चुप हो गई। अभी गाड़ी कुछ दूर ही चली थी कि अचानक रुक गई। मैं तो घबरा गई और पूछा, गाड़ी क्यों रोक दी? तब उसने कहा, बाजी गाड़ी बंद हो गई है। मैंने कहा, तो बाहर जाकर देखो क्या हुआ है। वो गाड़ी से बाहर चला गया। जब काफ़ी देर हो गई तो मैंने जाकर देखा कि क्या हुआ है, क्यों खड़े हो बाहर। उसने कहा, बाजी समझ नहीं आ रहा क्या हुआ है। मैं परेशान हो गई कि अब क्या होगा। इतनी देर में एक गाड़ी आई और तेज़ी से 4 बंदों ने बाहर निकलकर उस लड़के को पकड़ लिया। मैं तो इस अचानक हमले से संभल ना सकी और चीखने लगी, मगर वहाँ कोई होता तो मेरी चीखें सुनता। तभी एक शख्स ने मेरे मुंह को दबोच लिया। उसके बाद मुझे कोई होश न रहा। लाल हरी रंग बरंगी बत्तियाँ, ये खुशबू, ये सब क्या था? आंखें खोलने की कोशिश में हलकान होती मैं न जाने क्यों जिस्म को हरकत ना दे पा रही थी। ज़रा सी सकत भी वजूद में ना थी कि उठ सकूं। सोचा पाँव को हरकत दूं, मगर महसूस हुआ कि पाँव भी जकड़े हुए हैं, यानी मैं कैद में हूँ। मगर कहाँ? सब कुछ धुंधला है। कुछ आवाज़ें भी आ रही हैं मगर समझने में दुश्वारी हो रही है।
सर पर बोझ सा महसूस हुआ और आंखें बंद करने पर जोर दिया गया। इसका कोई जल्दी ही इंतज़ाम करना, बहुत चालाक लड़की है ये। अरे सरकार, आप फिक्र ना करें, ये चालाक है ये आप जानते हैं। मुझे तो ये दिख रहा है कि ये हसीन कितनी है। कैश करवाना है इसके हुस्न को। क्या माल लाए हो अब की बार तो, वाह, दिल जीत लिया। एक औरत किसी मर्द से बात कर रही थी। मर्द की आवाज़ जानी पहचानी थी और ये औरत, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। इसकी बड़ी वजह मेरे चेहरे पर मौजूद नकाब था। मैं हाथ पांव मार रही थी मगर सब बेकार था। कदमों की आहट से एहसास हुआ कि कमरे में कोई नहीं, मैं अकेली हूँ। यहाँ लाने की वजह से बेखबर हूँ। प्यास की शिद्दत का एहसास हुआ तो मैंने चीखते हुए पानी मांगा। 10 मिनट के बाद कोई कमरे में आया और उसने बहुत बेदर्दी से मुझे उठाकर बिठाया और एक झटके से मेरे मुंह से वो काला नकाब हटा दिया। लेकिन नकाब के बाद मुझे एहसास हुआ कि कुछ पर्दों का कायम रहना ही बेहतर होता है, वरना बाज पर्दे उठ जाएं तो तबाही की वजह बनते हैं। मैं प्यास को भूलकर चारों जानिब आंखें घुमा घुमाकर वो मंजर देख रही थी जिसका तसव्वुर किसी भी लड़की के लिए सरताने रूह होता है। मेरी हैरानगी देखकर पानी लाने वाली ने अपनी पेशावराना जुबान में कहा, अरे क्या हुआ बिल्लो रानी, जगह पसंद नहीं आई क्या? अरे परेशान ना हो बुलबुल, तेरे होश में आने का इंतज़ार था। अभी तेरे हुस्न के मुताबिक तुझे मकाम देते हैं। मैं लबों पर कफल लगाए ये सब सुन रही थी। मुझे उस कोठे पर कौन छोड़ गया था? इस बदनाम ज़माना जगह पर मेरा क्या काम? मैं यहाँ कैसे? मेरे सवाल मेरे दिमाग पर हथौड़ों की तरह लग रहे थे। मुझे तशवीश में मुब्तला देखकर वो हद से ज़्यादा सजी सवरी औरत बोल उठी, अरे बुलबुल क्यों हैरान है? यही सोच रही है ना तुझे यहाँ कौन लाया है ना? मैंने उसके सवाल पूछने पर बेकरार सा होकर सर को इस बात में जुम्बिश दी। मेरे इकरार पर उसने कहा, हम दर्द ही दर्द गहरे देते हैं। मैंने नासमझी से उस औरत को देखा तो मुझे उलझा हुआ देखकर वो बोली, तू यहाँ इस कोठे पर बिकी जा चुकी है और अब यहीं रहेगी और अपनी कीमत लगवाएगी। उस औरत के अल्फाज थे या कोई पिघला हुआ शीशा। मेरी जान निकलने के दर पर थी। यकदम मुझे होश आया और मैं उस औरत के सामने हाथ जोड़कर बोली, प्लीज़ मुझ पर रहम खाएं, मेहरबानी करें। आपको पैसे चाहिए? मैं दूंगी, जितने आप कहेंगी मैं उतने दूंगी। मुझे जाने दें, मुझ पर यह जुल्म ना करें। मुझे खुद के आगे गिड़गिड़ाता हुआ देखकर वो औरत बोली, बंद कर ये ड्रामा। कितनी आई यहाँ, सबको कंट्रोल किया है मैंने, और तू मुझे पैसे से खरीदेगी? पारो बाई नाम है मेरा, मैं मोल लगाती हूँ तुझ जैसियों के हुस्न का। तू मुझे पैसे देगी? बंद कर ये तमाशा। अभी लड़की आएगी, उससे तैयार हो जाना। आज की महफिल में तुझे नुमाइश में लगना है। वो औरत ये बात कहकर जा चुकी थी और उसकी बात के मुताबिक एक लड़की कमरे में आई और मुझे तैयार करने लगी। मैं खामोशी से तैयार होने लगी। तैयार होने के बाद मैंने उस मेकअप करने वाली से कहा, मुझे वॉशरूम जाना है, रास्ता बता दो। तो उसने एक जानिब इशारा करते हुए कहा, यहाँ अंदर वॉशरूम है। मैं लाल रंग का फ्रॉक संभाले अंदर चली गई और अंदर जाकर कमरे को अंदर से बंद कर लिया। मैं अंदर जाकर एक एक चीज़ को गौर से देखने लगी और कोई फरार का रास्ता तलाश करने लगी। मैं ऐसे हिम्मत नहीं हार सकती थी, कोई ना कोई मदद ढूंढनी थी मुझे। वो रास्ता जल्द ही मुझे मिल गया। उस कमरे की खिड़की, मगर उसमें शीशा लगा हुआ था। मैंने बहुत कोशिश की खोलने की, मगर नहीं खुली। मैंने कमरे में कोई काबिले काम चीज़ ढूंढनी चाहिए जिससे ये शीशा तोड़ सकूं। मुझे कमरे के कोने में मेज़ पर एक गुलदान नजर आया। मेरी आंखें खुशी से चमक उठी। मैंने भागकर वो गुलदान उठाया और पूरी ताकत से उस शीशे पर दे मारा। पहली ही ज़रब में शीशा चकनाचूर हो गया। मैं जल्दी से बाहर निकली। इस जिद्दोजहद में मेरा हाथ जख्मी हो गया, मगर उस जख्म की तकलीफ आगे मिलने वाले जख्मों के सामने कुछ नहीं थी। मैं जैसे ही बाहर निकली, मैंने झाड़ियों के दरमियान से अंधाधुंध भागना शुरू कर दिया, मगर इतनी भारी फ्रॉक और भारी होते सर के साथ मैं ज़्यादा दूर नहीं भाग सकती थी, और अब तक तो वहाँ सबको पता चल गया होगा कि मैं वहाँ से भाग गई हूँ। इज्जत बचाने के लिए मैं बेदम सी भाग रही थी। अचानक किसी चीज़ में पाँव उलझ गया और मैं मुंह के बल ज़मीन पर जा गिरी। वो एक जाल था जिसमें मेरा पाँव उलझ चुका था। मैं अपने पाँव को निकाल रही थी जब अकब से मुझे आवाज़ें आनी शुरू हो गई, यानी उन लोगों को इल्म हो चुका था। मेरे जाल से उलझते हाथ और भी तेज़ी से हरकत करने लगे, मगर जल्द ही वो लोग मेरे सर पर खड़े थे। मैं बेबसी की हदों को छूते हुए रो दी। उन सफाक लोगों पर किसी बात का कोई असर नहीं हुआ और मुझे वापस उसी जहन्नुम में ले गए।
अचानक मैं ज़मीन पर जा गिरी। वो शायद किसी के पाँव थे। उन पाँवों ने मुझे ठोकर मारकर होश दिलवाया। मैंने चारों जानिब देखा जहाँ शादी का समा था। हर उम्र की औरत उस वक्त सजी संवरी खड़ी थी और उस माहौल में एक महक मौजूद थी जिसको सूंघकर मुझे मदहोशी सी हो रही थी। मैं बेहोश होती उससे पहले एक आवाज़ मेरे कानों से टकराई और मैं पागलों की तरह उठ खड़ी हुई, मगर मुझे वापस ज़बरदस्ती ज़मीन पर बिठा दिया और कहा, शन्नो भाई, ये रही चिड़िया, उड़ गई थी, पकड़ लाया हूँ। मैंने अपना सर उठाकर देखा तो मुझे लगा मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। ये चेहरा तो... मुझे तकता पाकर वो भारी भरकम जिस्म की औरत बोली, क्यों री, क्या समझकर भागी थी? ये धंधा मैं 20 साल से कर रही हूँ। तेरे जैसियों को तो मैंने सीधा कर दिया। मैंने उस औरत के पाँव पकड़े और कहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाने दो। मैं तुम्हें बहुत पैसा दूंगी, बस मुझे जाने दो। मेरी बात सुनकर वो औरत अपना पान से भरा हुआ मुंह लेकर हंसते हुए बोली, जाने का रास्ता तो भूल जा, सारी कश्तियाँ जल गई हैं। बस अब इस पेशे को कबूल कर ले, बेहतर होगा, वरना कबूल करवाना मुझे अच्छे से आता है। मुझे आखिरी उम्मीद भी टूटती नजर आई। मुझे उस औरत के पास से उठाकर सामने मौजूद कुर्सी पर बिठा दिया गया। मैं पहली बार इस रंगीन दुनिया से आश्कार हुई थी, इसीलिए मेरे लिए ये सब नया था। तेज़ आवाज़ में गाने चलने लगे और बहुत से मर्द दाखिली दरवाजे से उस जगह दाखिल हुए। मैं तो इतना हजूम देखकर परेशान होकर खड़ी होने लगी। एक औरत ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे घूरते हुए बोली, यहीं बैठी रह, यहीं से तेरा मोल लगेगा। या खुदा, ये सब क्या था? मुझे किस चीज़ की सज़ा मिल रही है? मैं बेजान वजूद लिए बैठी थी जब एक आदमी ने मेरी तरफ उंगली करके कहा, बिल्लो रानी, इस चिड़िया को कह हमारा ये वक्त हसीन बना दे। मेरी शदीद ख्वाहिश थी कि मैं उस वक्त ज़मीन में धंस जाऊं। वो शख्स चलता हुआ मेरे करीब पहुंचा। इससे पहले कि वो मुझे हाथ लगाता, फिजा में गोली की आवाज़ सुनाई दी। सब लोग इधर उधर भागने लगे, मगर पुलिस के तमाम अहलकारों ने उस जगह को चारों जानिब से घेर लिया था। मैंने शुक्र का कलमा पढ़ा। न जाने कब से तेज़ धड़कते दिल को सुकून मिला। मैं अभी कुछ मुतमईन हुई ही थी कि बिल्लो बाई ने मेरे गले पर छुरी रख दी। मैं फौरन सांस रोक गई। अगर मैं ज़रा सा भी हिलती तो वो छुरी मेरी शह रग को ज़ख्मी कर देती। पुलिस वालों ने कार्रवाई की और बिल्लो बाई से मुखातिब हुए, देखो, तुम ये जो कर रही हो ये गैर कानूनी है, और अब अगर तुमने इस लड़की को नुकसान पहुंचाया तो इसकी सज़ा तुम्हें बहुत ज़्यादा मिलेगी। पुलिस वाले की बात सुनकर बिल्लो बाई बोली, अरे जा, आया बड़ा मुझे कानून सिखाने वाला। बहुत देखे हैं तुझ जैसे। अगर मुझे तूने यहाँ से जाने नहीं दिया तो मैं इसको जान से मार दूंगी। पुलिस वाले और बिल्लो बाई की बातें सुनकर मैंने एक टांग बिल्लो बाई के पाँव पर मारी। जब वो लड़खड़ा गई तो उस पर बंदूक ताने मैं खड़ी थी। उस वक्त बिल्लो बाई को शायद मुझसे ऐसी हिम्मत की उम्मीद नहीं थी, इसीलिए हैरान कुन नज़रों से मुझे देख रही थी। मैंने उसकी नज़रों का मफहूम समझते हुए कहा, इतना हैरान ना हो बिल्लो बाई, मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ और यहाँ तुम सबको गिरफ्तार करवाने के लिए आई थी। इंस्पेक्टर, इन सबको गिरफ्तार करो और इनके फ़ोन नंबर की सारी मालूमात मुझे चाहिए। मैं हुक्म देती हुई उस बदनाम ज़माना जगह से निकल आई, मगर उस जगह से निकलने के बाद मुझे मेरा दिल बंद होता हुआ महसूस हुआ। मैं जल्द अज जल्द घर पहुंची। अब्बू मुझे उस गहरे रंग वाले फ्रॉक में देखकर हैरान हुए। इससे पहले कि अब्बू सवालों के समंदर में मुझे गर्क करते, मैं अपनी माँ के मुकाबिल जाकर खड़ी हुई। मैं पूछती हूँ, क्यों, क्या जुर्म था मेरा? यही कि एक सौतेली माँ को अपनी माँ समझ लिया, ये कि एक सौतेली बहन को अपनी सगी बहन समझा। क्या गलती थी मेरी? किस बात की सज़ा दी आपने मुझे उस कोठे पर बेचकर? मेरी बात सुनकर अब्बू बरक रफ्तारी से मुझ तक पहुँचे और बोले, क्या कह रही हो ये तुम? मैंने रोते हुए कहा, अब्बू, ये औरत आस्तीन का सांप निकली। इसने शुरू दिन से हमारे साथ खेल खेला। अब्बू, ये मुझ पर नज़र रखे हुए थी। वो लड़का, इसको उन्होंने मेरे लिए काम पर रखा था। उस दिन भी ये उसे यही कह रही थी कि मुझ पर नज़र रखे, और कल तो इन्होंने हर हद पार कर दी। उस सफ़ाक इंसान के साथ मिलकर मुझे अगवा करवाकर कोठे पर बेच दिया। मुझे पता है आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था, मगर जब मैंने इनकी बहन को उस कोठे की मालिकन के रूप में देखा तो मैं समझ गई कि ये क्या साजिश है। और वो लड़का कोई गांव से नहीं आया, बल्कि इनकी बहन का बेटा है, जो कि लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसा कर उस कोठे पर बेच देता है। ये सब मुझे इनके फ़ोन नंबर से पता चला है। ये औरत अपनी बहन के साथ मिली हुई थी। मुझे अगवा करवा कर ये आपकी सारी दौलत लेकर यहाँ से भागने वाली थी।
ابو میری بات سن کر امی کی جانب گئے جہاں امی کے چہرے کے رنگ اڑے ہوئے تھے۔ ابو نے امی کو گھورتے ہوئے پوچھا، کیا یہ سچ کہہ رہی ہے؟ امی خاموش رہیں۔ ابو نے اس بار تیز آواز میں پوچھا، کیا یہ سچ کہہ رہی ہے؟ امی نے ڈر کے اس بات میں سر ہلایا۔ ابو نے ایک تیز زناٹے دار تھپڑ امی کے منہ پر دے مارا اور بولے، لعنت ہے تجھ پر، میری بغیر ماں کی بچی نے تجھے سگی ماں سے زیادہ محبت دی اور تو نے اس کے ساتھ یہ گھنونا کھیل کھیلا۔ اگر دولت چاہیے تھی تو کہہ دیتی، میں سب کچھ دے دیتا، مگر یہ سازش تو نہ کرتی۔ جس تھالی میں کھایا اس میں ہی چھید کیا۔ ابو کی بات سن کر امی جلدی سے ان کے قدموں سے لپٹ گئیں اور روتے ہوئے بولیں، مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میرے دل میں لالچ آ گیا تھا۔ ابو نے امی کو خود سے پرے دھکیلتے ہوئے کہا، غلطی نہیں، اس کو گناہ کہتے ہیں اور اس کی سزا تجھے ملے گی۔ میں نے پولیس اہلکاروں کو آواز دی۔ امی کے لاکھ رونے بلکنے کے بعد بھی ان کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ کیا فریب تھا یہ! کون یقین کرتا کہ عورت نے دوسری عورت کو پامال کروانے کی سازش کی اور پیدا کرنے والی سے زیادہ حق پالنے والی کا ہوتا ہے۔ مگر لالچ، ہوس ہر رشتے کو فراموش کر دیتے ہیں۔ ان لوگوں کو عمر قید کی سزا ہوئی، مگر یہ سزا بہت کم تھی۔ ان تمام لڑکیوں کی طرف سے تو ان جیسوں کو زندہ درگور کر دینا بھی کم تھا۔ کیسے شفاق لوگ ہوتے ہیں جو ہر گناہ سرزد کر جاتے ہیں، انجام جاننے کے بعد بھی۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں بہت سخت عذاب ہے۔